नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रशिया के द्वारा यूक्रेन पर किए गए इस हमले का आर्थिक परिणाम क्या होगा। युद्ध किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिकली रशिया, यूक्रेन और यूएसए जैसी इकोनॉमीज का इस पर क्या परिणाम होगा, ओवरऑल वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट होगा, इन्हीं बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो अभी तक आप ये तो जान चुके होंगे कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कारण क्या था? मेनली नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपांशन। पश्चिमी देश यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते थे, रशिया इससे नाराज है। डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल हो गई और 24 फरवरी को रशिया ने 3 दिशाओं से यूक्रेन पर हमला कर दिया। एज ऑफ राइट नाउ 25 तारीख की शाम को जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय कीव यानी कि जो कैपिटल है यूक्रेन का, उसकी सड़कों पर लड़ाई चल रही है। रशियन ट्रूप्स आर इन द सिटी। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक रशिया का झंडा कीव के गलियों में फहरा रहा है। लेकिन क्या इस युद्ध से रशिया को कुछ आर्थिक फायदा होगा या नहीं? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि युद्ध के कारण दोनों देशों का नुकसान है। ऑफ कोर्स यूक्रेन का तो बहुत ज्यादा नुकसान है। ये कुछ फोटोग्राफ्स में आपको बता रहा हूं कीव शहर से, जो मिसाइल ब्लास्ट के कारण, मिसाइल अटैक्स के कारण डैमेज हो चुके हैं। रेजिडेंशियल नेबरहुड्स हैं, लोग बंकरों में जाकर नीचे छुप रहे हैं, बिल्डिंग्स के नीचे बंकर में या फिर रेलवे स्टेशन के टनल्स में। तो इस तरह से अभी बहुत ही डर का माहौल है और हो सकता है कि आप जब ये लेक्चर देख रहे हो तब तक कीव शहर पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में आ जाए। अब आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको दुनिया में हो रही कोई भी इंपॉर्टेंट घटना के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। मेरे सभी पीपीटीज इस प्रकार से मैं बनाता हूं कि मेंस एग्जाम में आपको लिखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। अगर अल्ट्रा कॉम्बैट में आप हिस्सा लेते हैं जो रविवार 27 फरवरी को होने वाला है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है मैकबुक, आईपैड, सैमसंग टैब और अन्य कई गिफ्ट्स जीतने का। 1000 अमेजॉन वाउचर्स भी हैं और सबसे बड़ा गिफ्ट ये होगा कि आप स्कॉलरशिप जीत जाएं अनअकैडमी ग्रुप की तरफ से, जिसमें आपको सभी कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। गेट अ गुड रैंक इन कॉम्बैट, ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा, अनलॉक कोड, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, डोनेट्स्क और लुहांस्क से इकोनॉमी की बात शुरू करते हैं। ये दोनों ही ब्रेक अवे प्रांत या ब्रेक अवे प्रोविंसेस जो थे, इनके एरिया की इकोनॉमी कैसे चल रही थी पिछले 8 साल से? ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। ऑफ कोर्स रशिया इन्हें सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि यूक्रेन की इनसे लड़ाई थी, फिर भी यूक्रेन इनसे व्यापार कर रहा था। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने खुद ये बात स्वीकार करी है कि इस क्षेत्र में जो कोयला निकलता है उसे हमने, यानी कि यूक्रेन की सरकार ने खरीदा है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। अगर वो कोयला जो डोनेट्स्क से आता है, जो हमें सस्ती दरों पर उपलब्ध होता है, उसे हम नहीं खरीदते तो यूक्रेन के आधे नागरिक ठंड से मर जाते। ये 2014-15 की बात है। तो हमने बैक चैनल से, ऑफिशियली नहीं बल्कि इलीगल तरीकों से, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन प्रांत की सरकारों को दिए, यानी कि जो मिलिशियन गवर्नमेंट्स हैं इनको दिए, ताकि हम इनसे कोयला खरीद सकें। लेकिन यूक्रेन के साथ चल रहे इस व्यापार से लुहांस्क और डोनेट्स्क की सरकारें नहीं चल पाती। ऑफ कोर्स रशिया इन्हें सपोर्ट कर रहा था। बहुत सारी आर्थिक मदद रशिया के द्वारा इन दोनों रिपब्लिक्स को दी गई थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर खर्च किए गए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है सिक्योरिटी एनालिस्ट के द्वारा। अब पुतिन ये चाहते हैं कि ये खर्चा हमारा कम हो, इन दोनों प्रांतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है और अब धीरे धीरे यहां पर प्रॉपर सरकार स्थापित करी जाएगी। अभी ये भी आरोप लगते थे कि रशिया के द्वारा जो आर्थिक मदद दी जाती थी उसमें से 70% तो मिडिल मैन, यानी कि वहां के जो लोकल मिलिशियाज या उनके लीडर्स हैं, वही बीच में हजम कर जाते थे और असली पैसों का फायदा वहां की जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। याद रखिए कि इन दोनों प्रांतों में कोयला और आयरन ओर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दीज आर द कोल बेसिन्स ऑफ यूक्रेन। तो इसीलिए यहां की इकोनॉमी अपने आप को स्टेबलाइज कर देगी अगर प्रॉपर सरकारें यहां पर डेवलप हो जाती हैं तो। अब अगला सवाल यह आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का इस युद्ध में क्या इकोनॉमिक एंगल है? क्या उसे फायदा होगा, क्या उसे नुकसान होगा? पिछले 70 सालों में जब भी सोवियत यूनियन की अपने किसी पड़ोसी से लड़ाई हुई है या फिर कोई इंटरनल स्ट्रगल रहा है, खास करके जैसे चेचनिया के खिलाफ इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, जॉर्जिया में इंटरवीन किया था, कोई भी ऐसा युद्ध हो जहां पर रशिया इन्वॉल्व है, अमेरिका हमेशा विरोधी दल को हथियार मुहैया कराता है। सेम गोज फॉर रशिया एज वेल। जब भी अमेरिका कोई लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो वियतनाम वॉर हो या फिर और कोई युद्ध हो, वहां पर रशिया या सोवियत यूनियन ने भी सामने वाली पार्टी को हथियार मुहैया कराया। तो ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कोल्ड वॉर में तो ऑफकोर्स करते ही थे और कोल्ड वॉर के बाद भी इन्होंने ये काम किया है कि अपने दुश्मन के दुश्मन को हथियार और पैसा मुहैया कराया है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में 1980s में जब सोवियत यूनियन लड़ाई लड़ रहा था तो यूएस ने अफगान मुजाहिदीन को हथियार और पैसा दिया था, चेचन रेबल्स को भी इन्होंने दिया था। और अब आप देख सकते हैं कि जब यूक्रेन के साथ इनकी लड़ाई चल रही है तो यूएस पूरी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेनियन मिलिट्री को वो सप्लाई करे, हथियार मुहैया कराए और अन्य ईस्टर्न यूरोपियन देशों को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। कई सारे ईस्टर्न यूरोपियन या सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी नेटो के सदस्य हैं, खास करके पोलैंड और ये बाल्टिक कंट्रीज। तो यहां पर तो कई सारे मिलिट्री बेस भी एस्टैब्लिश्ड है और यूएस की सरकार पोलैंड को अभी रिसेंटली हथियार बेचने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन को हथियारों की जरूरत भी थी, तो पिछले 1 महीने से लगातार
यूएसए यूक्रेन की हेल्प करने के लिए एक कांग्रेस में बिल पास करने की कोशिश कर रहा था। कांग्रेस यानी कि वहां की पार्लियामेंट। तो उसमें $300 मिलियन की मिलिट्री सहायता यूक्रेन को दी जाए, इसके लिए एक बिल पास करने की कोशिश जारी थी और ये डेमोक्रेट्स इसको रश भी कर रहे थे, हालांकि ये टाइमली पास नहीं हो पाया। इस मिलिट्री एड का क्या मतलब है? देखिए, यूएस सरकार एक अलग बजट रखती है अपने डिफेंस बजट में से, जिसके तहत वो कई देशों को हथियारों के मामले में हेल्प करती है। इनमें सबसे बड़ी हेल्प होती है इजराइल की, सेकंड नंबर वॉज अफगानिस्तान अर्लियर, ये पिछले साल का डेटा है, देन इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, इस तरह के कई देश हैं जिन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हेल्प करी जाती है। अगर ये बिल पास हो जाता और यूक्रेन को सारे हथियार टाइमली मिल जाते तो यूक्रेन अमेरिका की मिलिट्री सहायता में तीसरे नंबर पर आ जाता। सो इट वुड हैव बिकम द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जिसको अमेरिका हथियार मुहैया कराता है, मिलिट्री एड देता है। यूएस में दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी भी है। 2019 के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी फर्म्स, चाहे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रुमन, ये सभी यूएस में बेस्ड हैं मोस्टली, और इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ना केवल अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बल्कि अन्य देशों की सरकारों के साथ भी। तो अमेरिका तो यही देखता है कि कहां पर लड़ाई हो रही है वहां हथियार बेचो जाकर और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाओ, क्योंकि जितने ज्यादा हथियार बेचेंगे उतनी ही ये कंपनी ग्रो करेगी, उतना यूएस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यूएस की जीडीपी बढ़ जाएगी और पैंडेमिक से रिकवरी में इन्हें सहायता मिलेगी। दुनिया के दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, यूक्रेन के ऊपर दुनिया की निर्भरता है वीट को लेकर, गेहूं को लेकर। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। यस, रशिया भी है, रशिया के बाद यूक्रेन भी आता है, टॉप 5 में आता है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा वीट एक्सपोर्ट होता है रशिया से। 18% दुनिया की जो ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट्स है उनमें रशिया का हिस्सा है 18%, क्योंकि उसके पास बहुत जमीन है, खेती अच्छी होती है वहां पर। हालांकि उसके लैंड एरिया के अनुसार तो बहुत कम है, एरेबल एरिया, बट स्टिल। यूक्रेन भी दुनिया का 7% वीट एक्सपोर्ट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। 2010 में जब रशिया में थोड़ा सा मौसम खराब हुआ और फसल खराब हो गई थी पूरी दुनिया में, उसके कारण वीट के प्राइसेस बढ़ गए थे। 2014 में क्राइमियन क्राइसिस के दौरान भी यही हुआ था, 15% की वृद्धि हो गई थी अनाज के प्राइसेस में केवल 2 दिन के अंदर अंदर। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ग्रेन और ऑयल मार्केट दोनों में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही ग्रेन के या वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। यूक्रेन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, यहां की 70% से ज्यादा जमीन खेती के लायक है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेजेस इन द वर्ल्ड, और उसमें भी ज्यादातर इनके पास ब्लैक सॉइल वाली मिट्टी है। तो ये दुनिया की सबसे फर्टाइल मिट्टी में से एक है, चेर्नोजेम्स कहते हैं इस ब्लैक सॉइल को। तो दुनिया की ऑलमोस्ट 1/4 चेर्नोजेम केवल यूक्रेन में देखने को मिलती है। लेकिन खेती के लिए उपयुक्त ये जमीन एक वरदान के साथ साथ एक श्राप भी है, क्योंकि ये पूरा प्लेन्स इलाका है, बिल्कुल फ्लैट जमीन है जिसमें कोई नेचुरल बॉर्डर्स नहीं है यूक्रेन के। इसीलिए रशिया की आर्मीज इतनी आसानी से रोल डाउन कर गई और यूक्रेन में घुस गई हैं। केवल यहाँ पर आप देखेंगे तो वेस्टर्न एरियाज में थोड़े से कार्पेथियन माउंटेन की इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो इसीलिए बॉल्कन वाले एरिया से यहाँ पर एंटर करना थोड़ा मुश्किल है। उसके अलावा पूरा इनका फ्लैट बॉर्डर है, देयर इज नथिंग टू प्रोटेक्ट यूक्रेन फ्रॉम रशिया। इसीलिए ये हमेशा से इतने डरे हुए थे, इनको पता है कि हमारे पास नेचुरल प्रोटेक्शन कुछ नहीं है बॉर्डर्स के रूप में। इट इज जस्ट दी आर्मी दैट वाज स्टैंडिंग, और पता नहीं वो आर्मी कहाँ चली गई, इनकी आर्मी कहीं मुझे तो नजर आई नहीं। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक्स ऑफ द ब्लैक सी। तो देखो, रशिया और यूक्रेन ये दोनों अनाज के इतने बड़े, वीट के इतने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, और ये सारा एक्सपोर्ट होता है ब्लैक सी के माध्यम से। खास करके ओडेसा और मारियूपोल जैसे जो इनके पोर्ट्स हैं, यहाँ से ये सब एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 95% यूक्रेन का एक्सपोर्ट ब्लैक सी के माध्यम से जाता है। अब ब्लैक सी में अभी एक तरह का रोक लगा दिया है रशिया ने, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा नहीं काफ़ी समय तक, कुछ हफ्तों तक। तो इसीलिए हमें फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो रशिया और यूक्रेन दोनों के आप मेजर एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो रशिया में तो एनर्जी प्रोडक्ट्स भी हैं एक्सपोर्ट में, लेकिन यूक्रेन में सबसे ज़्यादा बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ वीट, कॉर्न एंड आयरन ओर। तो इसीलिए यूक्रेन के अनाज के एक्सपोर्ट्स के कारण दुनिया के ग्लोबल वीट प्राइसेस में बहुत फर्क देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। जहां तक बात है ऑयल रिजर्व्स की, तो देखिए रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व वाला देश है। वेनेजुएला, ईरान और रशिया ये ऐसे देश हैं जिनसे अमेरिका की बिल्कुल नहीं बनती है, और इन तीनों देशों में इन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो अगर आप टॉप 5 कंट्रीज, यहाँ टॉप 6 कंट्रीज देखेंगे दुनिया के ऑयल रिजर्व्स के अनुसार, उनमें से 3 पर यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, या किसी ना किसी प्रकार का ट्रेड एम्बार्गो है, या कोई ना कोई इनकी लड़ाई चल रही है। सो दैट इज नॉट बाय चांस, इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि तेल एक बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है। अब इन 3 कंट्रीज पर एम्बार्गो का फायदा किसे हो रहा है? ओपेक और अरब कंट्रीज को। तो ओपेक नेशंस और अरब कंट्रीज अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाकर या कम करके ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर आ गया है, क्योंकि दूसरे बड़े जो सप्लायर्स हैं उनसे सप्लाई अभी बंद रह सकती है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इसके कारण और ऊपर जाएंगी। यूक्रेनियन क्राइसिस का एक और इंटरेस्टिंग फॉलोआउट देखने को मिल रहा है अमेरिका में।
तो अमेरिका में तेल का उत्पादन होता है फ्रैकिंग के माध्यम से। अब फ्रैकिंग पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसलिए यूएस गवर्नमेंट इस पर थोड़ी रोक टोक लगाकर रखती है। लेकिन अभी डोमेस्टिक ऑयल कंपनीज क्या कह रही है वहाँ पर सरकार को कि देखो यूक्रेन वाली लड़ाई के कारण रशिया से ऑयल कम आएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। और कैसे बढ़ाएंगे? फ्रैकिंग बढ़ाकर। तो मतलब पर्यावरण को दरकिनार कर दो और इस क्राइसिस का फायदा उठाओ। तो हर आपदा में अवसर लोग ढूंढ लेते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं दुनिया में, तो ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक इन्होंने अपनाई है। बिल्कुल एक दिन की भी देरी नहीं करी इन ऑयल लॉबिस्ट्स ने। अब बात आती है गैस की, रशियन गैस की हम बात करते हैं। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि रशियन गैस पर यूरोप के बहुत सारे देश निर्भर हैं, खास करके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ये तो रशियन इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा निर्भर है। दे आर वेरी वेल इंटीग्रेटेड इनटू द रशियन इकोनॉमी। और जर्मनी इंटीग्रेटेड है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि स्विफ्ट सैंक्शन अभी तक नहीं लगे हैं रशिया पर। वो जर्मनी ही है जो स्विफ्ट के सैंक्शन से रोकना चाह रहा है रशिया को। यूएस लगाना चाहता था, लेकिन अभी तक जो अंदर की न्यूज आ रही है वो यही है कि जर्मनी प्रेशराइज कर रहा है कि स्विफ्ट सैंक्शंस ना लगाए जाएं। जर्मनी ने हालांकि अभी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर टेम्पररी रोक लगा दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे वो बंद नहीं कर रहा है। ये घोषणा नहीं करी है कि हम पूरी तरह से रिश्ते कट ऑफ कर रहे हैं। तो ये पाइपलाइंस यूरोप की दुखती रग हैं, जिनको कभी भी दबाकर रशिया अपनी मनमानी कर सकता है। और ये बात यूरोपियन यूनियन को भी पता है, इसीलिए उर्सुला वॉन डेर लियन ने आज ही ये जानकारी दी कि हम रशिया पर एनर्जी की निर्भरता कम करेंगे। अगर रशिया एनर्जी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है तो फिर हम दूसरे देशों से एलएनजी खरीदना स्टार्ट कर देंगे। प्रोबेबली ये अरब कंट्रीज या ओपेक कंट्रीज की बात कर रही हैं और ये कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी इसकी तैयारियां कर ली है। अब पता नहीं कितनी तैयारियां इन्होंने करी है कि जो 2 दिन में ही तैयारी हो गई और रशिया पर निर्भरता कम कर लेंगे। अगर ऐसा ही था तो इतने सालों से कम कर लेते। अब आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं कि ये रशिया पर निर्भरता कितनी कम कर पाते हैं। पर्सनली आई डोंट फील दैट दे कैन डू इट इन सच अ शॉर्ट टाइम, बट लेट्स सी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 को जर्मनी ने रोक ही दिया है, ये आपको पता होगा। यूएस, ईयू, यूके, जापान और यूके, इन सब ने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं रशिया के खिलाफ। और इनका अब यही टारगेट है कि आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से रशिया को प्रेशराइज किया जाए। अगर आप रशिया की जीडीपी पर पर्सन एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये 2014 के क्राइमियन क्राइसिस के बाद नीचे गई थी, फिर वापस ऊपर आई, फिर अगेन पैंडेमिक में नीचे जा रही है और अभी फिर से ये इस क्वार्टर में क्रैश करी है, क्योंकि पिछले 1 महीने से काफी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन वेनेजुएला का एग्जाम्पल हमें यह बताता है कि जब भी किसी देश पर सैंक्शन लगाए जाते हैं तो भुगतना वहां के नागरिकों को पड़ता है। एक्चुअली सैंक्शंस का जो एम है वो यही होता है कि आप सैंक्शन लगाएं, वहां के नागरिकों पर प्रेशर पड़े, वहां के नागरिक अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें और सरकार अमेरिका या पश्चिमी देशों के अनुसार निर्णय ले ले। ईरान में यही हुआ था और यही यहां पर अमेरिका का अभी लक्ष्य लगता है रशिया के प्रति। लेकिन रशिया ने अपनी इकोनॉमी को इन सैंक्शन से काफी हद तक बचाने के प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, आप देख सकते हैं। सो टू समराइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा। ग्रेन सप्लाई, ऑयल प्राइसेस, इन पर बहुत बड़े इंपैक्ट हमें देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई बढ़ाकर अपनी जीडीपी में फायदा करना चाह रहा है। बट येस, यूरोप का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है रशिया के साथ और यूरोपियन इकोनॉमी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से आप वीडियो को पीडीएफ के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के लेक्चर्स को देखना चाहते हैं लाइव तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आप देश के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ पाएंगे। प्लस एंड आइकॉनिक 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर देयर, ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शंस भी हैं। अभी यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है 5000 एंड 10,000 रुपीज़ का ऑन द कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स अभी ऑनगोइंग है, अभी स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नए बैचेस आज ही स्टार्ट हुए हैं, डू ज्वाइन देम। कोई भी प्रॉब्लम है कोर्स से रिलेटेड, कोर्स परचेस करने से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स यहाँ पर देख सकते हैं। EMI पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रीलिम्स, CSAT की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज अ स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज दैट इज फ्री फॉर एवरीवन एज वेल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।